हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या। तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है और ये जो a है इसमें इस a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे पढ़ते क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। वैसे ही ये b जो है ये हमारा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको रीड कैसे किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, और ये जो i लिखा है दैट इज कॉल्ड आयोटा। ये हमारा होता है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है √/-1। सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें a जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ z होता है, इसे REZ से डिनोट किया जाता है, और जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये आयोटा हमारा है वो √/-1 होता है। तो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और वो है 2 - 3i, तो इसमें रियल पार्ट क्या हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। जैसे इमेजिनरी पार्ट की बात करूं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हो जाएगा मेरा -3। सिमिलरली एक और देखता हूं, z2 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू है +3i। तो अब मैंने बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, पर यहाँ पे 3i है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का वो क्या है, 0 है, यानी इसको 0 + 3i करके लिख सकता हूँ। वैसे इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया z2 का, वो हो गया 3। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसी की बात की जाए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इफ़ a इक्वल्स टू 0 हो जाए, यानी मेरा a 0 हो जाए, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बचेगा वो z इक्वल्स टू आई बी फॉर्म में बचेगा। तो अगर मेरा रियल पार्ट 0 हो जाता है तो उस नंबर को मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलूँगा, यानी ये हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल था मेरा प्योरली इमेजिनरी नंबर का। वैसे ही अगर मेरा b इक्वल्स टू 0 हो जाए तो सेम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐसे लिखा जा सकता है z इक्वल्स टू a। तो उस केस में जो हमारा नंबर कहलाएगा वो कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। सो आपको आइडिया मिल गया होगा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बस उसमें क्या इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। नाउ अब हम देख रहे हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था क्या कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहे थे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मेरे को इसके रूट्स निकालने हैं तो मेरे पास फॉर्मूला मेथड है x = -b ± √/b² - 4ac/2a। इसकी हेल्प से
मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये क्या कहलाता था? डिस्क्रिमिनेंट। आपको याद आ रहा होगा, ये क्लास 10th का ही पार्ट है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें इंफॉर्मेशन देता था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स यानी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी रूट्स आएंगे वो किस तरह के होंगे। तो वो डिस्क्रिमिनेंट 3 तरह के हो सकते थे। क्या? या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में जो रूट्स हमें मिलते थे वो कैसे मिलते थे? रियल रूट्स मिलते थे एंड डिफरेंट रूट्स। तो उस केस में रूट्स हमारे रियल और डिफरेंट होते थे। इफ़ d इज़ इक्वल्स टू 0, तो उस केस में जो रूट्स आते थे वो रियल होते थे, साथ ही साथ सेम रूट होते थे। तो रियल एंड सेम रूट्स। नाउ हमारा लास्ट जो केस है, व्हेन d इज़ लेस देन 0, तो इस केस में जो रूट्स होते थे वो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी इस केस में हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। और यही कंडीशन थी जिसमें हम क्या करते थे? फर्दर रूट्स नहीं निकाल पाते थे। तो अब इन्हीं तरह के रूट्स, यानी जो भी रियल रूट्स नहीं हैं, उन रूट्स को निकालने के लिए हमें नए तरह के नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, जो कि है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं इस तरह की कंडीशन जिसमें रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी ये कितना आ जाएगा? b अपना 0 है, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है मेरा 1 और c है मेरा 4, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 16। तो ये आ गया मेरा d इज़ लेस देन 0। तो इस केस में कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वैसे भी अगर मैं इसको देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4। और रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे एक नेगेटिव नंबर आ जाए। चाहे मैं प्लस के 2 का स्क्वायर करूं तो भी वो पॉजिटिव प्लस का 4 आएगा, और अगर मैं माइनस के 2 का स्क्वायर करूं तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव नंबर के बराबर आ जाए। तो यानी हमें रियल नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब देखते हैं कैसे इस नंबर्स के रूट निकालते हैं हम, तब कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ आयोटा। तो मैंने बताया आयोटा आई को बोला जाता है और इसकी वैल्यू होती है, आयोटा की वैल्यू दैट इज़ रूट ओवर -1। अच्छा, तो आयोटा क्या होता है? आयोटा मैंने बताया रूट ओवर -1 होता है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आई स्क्वायर मेरा होता है -1। तो अब देखते हैं वो पिछला जो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट कैसे निकालते हैं आयोटा की हेल्प से। तो इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने अभी बताया क्या कि इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर को इधर भेज दूँगा तो रूट आएगा और रूट के अंदर -1 जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मैं स्क्वायर भेजूँगा तो स्क्वायर आया तो प्लस माइनस रूट में चेंज हुआ और अंदर माइनस का 4।
अच्छा, ये रूट के अंदर माइनस का साइन ही मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आयोटा का यूज़ करता हूँ। तो मैंने बताया क्या, -1 इज इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर के बराबर। तो इस -4 को मैं -1 इंटू 4 लिख सकता हूँ। नाउ इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो प्लस माइनस रूट ओवर -1 की जगह मैं आई स्क्वायर ले रहा हूँ और 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई बाहर निकला और 2 बाहर निकला तो 2i। तो ये हो गया हमारा इसका रूट्स प्लस माइनस 2i। अब हम देखते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई। तो मैंने बताया कि i⁻1 अगर हो, यानी वो होता है √(-1), पर मैं इसको i याद रखूँगा क्योंकि √(-1) हम जहाँ पे भी √(-1) हमें दिखेगा हम डायरेक्ट i लिखेंगे। अच्छा, वैसे मैं आई स्क्वायर अगर निकालना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये हो जाएगा -1। वैसे i³ क्या होगा, तो i³ मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ i इंटू आई स्क्वायर। i मेरा एज इट इज़ रहेगा और आई स्क्वायर मेरा -1, तो -1 इंटू आई माइनस का i। वैसे i की पावर 4 हो जाएगा मेरा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। और आई स्क्वायर होता मेरा -1, ये भी -1, तो -1 इंटू -1 +1। अच्छा, अगर मैं और आगे की पावर की बात करूं तो i⁵ क्या होता है, तो i⁵ को मैं i इंटू i⁴ लिख सकता हूं। चाहूँ तो मैं i⁵ इंटू i⁵ भी लिख सकता हूँ, पर मैं सिंपल वे से जा रहा हूँ। तो i⁵ को मैंने क्या किया, i इंटू i⁴, i⁴ होता है 1, तो ये हो जाएगा मेरा i। वैसे i⁶ क्या हो जाएगा, तो वो आप इसको लिख सकते हैं i² इंटू i⁴, तो हो जाएगा मेरा -1। वैसे ही i⁷ को मैं लिख सकता हूँ i³ इंटू i⁴, और i³ होता है मेरा माइनस का i और ये होता है +1, तो माइनस का i। और i⁸ और देख लें तो i⁸ को मैं लिख सकता हूँ i⁴ इंटू i⁴ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 i⁴ 1 इंटू 1। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो i⁴1 है वो i⁵ के बराबर है। वैसे i² i⁶ के बराबर है, यानी ये भी -1 आया, ये भी -1 आया i⁶। वैसे i⁻3 i⁷ के बराबर है और i⁴ i⁸ के बराबर है। यानी हर 4 पावर के बाद, यानी i⁻1 की बात करूं तो वो बराबर है i⁵ के 4 पावर के बाद 4 पावर्स। अच्छा, वैसे ही i⁻2 में 4 ऐड करूंगा तो i⁻6 मिलेगा, वो बराबर है। यानी हमें एक चीज़ तो पता चल रही क्या, कि आयोटा की हर 4 पावर के बाद सेम वैल्यू मिल रही है। तो अब इसको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को देखने के लिए। तो अगर मेरे को क्वेश्चन दिया है i⁻17 निकालना है, तो मैं क्या करूं, मेरे को मालूम है कि हर 4 पावर बाद सेम वैल्यू रिपीट होती जा रही है। तो मैं i⁻17 जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसको मैं 4 के फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ। यानी मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको 17 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 जा 16 + 1, ठीक है, 16 + 1 17। तो मैंने क्या किया, i⁻17 को लिख लिया i⁴ इंटू 4 + 1, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पावर्स को 4 के फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ i⁻4 इंटू 4 इंटू i⁻1। आप जानते होंगे कि a⁻m + n को मैं लिख सकता हूँ a⁻m इंटू a⁻n। यानी अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, और अगर
पावर ऐड में लिखी तो उनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो मैंने यही काम इसमें किया है। अब इस चीज़ को मैं i टू द पावर 4 को मैं i टू द पावर 4 टू द पावर 4 इंटू i टू द पावर 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, a टू द पावर m टू द पावर n या को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m इंटू n। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। अब i टू दी पावर 4 क्या होता है, i टू दी पावर 4 हमेशा याद रखना 1 होता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आएगा। और i टू दी पावर 1 अभी हमने देखा i होता है। तो i टू दी पावर 17 क्या हो गया हमारा, किसके बराबर, i के बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ मेरे को पूछा है i टू दी पावर 243 की वैल्यू क्या होगी। तो सेम काम मेरे को वही करना है, क्या कि i की पावर को 4 के फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो 243 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 से। तो ये हो जाएगा 2 6 जा 24, ये कट गया, यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू 4, यानी 243 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 60 प्लस 3, 4 इंटू 60 240 प्लस 3 243। तो सेम काम मैं इस क्वेश्चन में भी कर सकता हूँ। तो i टू दी पावर 4 टू दी पावर 60 इंटू i2 का क्यूब। तो अभी मैंने बताया i टू दी पावर 4 क्या होता है 1, तो 1 की पावर कुछ भी यानी 1 और i क्यूब एज इट इज़। i टू दी पावर 61 हो गया और i टू दी पावर 3 अभी हमने देखा i टू दी पावर 3 क्या होता है, माइनस का i होता है। तो अपना सिंपल आंसर आ गया माइनस का i, यानी i टू दी पावर 243 इज इक्वल्स टू होता है मेरा माइनस ऑफ i। तो अब इससे एक चीज़ समझ आ रही है इन दोनों क्वेश्चन से, क्या कि जो भी 4 के फैक्टर वाले पार्ट होंगे ये और ये, वो हमेशा 1 हो जाएंगे। और जो भी रिज़ल्ट है, जो भी हमें रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो हमें कौन देगा, रिमाइंडर देगा। क्योंकि i टू दी पावर 4 तो 1 हो जा रहा है, बस रिमाइंडर का जो भी i के ऊपर पावर आ रही है वही हमको क्या दे रहा है, फाइनल आंसर दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ अगर मेरे को पूछा गया i टू दी पावर n तो क्या आंसर होगा, तो मैं क्या करूँ, सिंपल जो भी मेरे को n दिया है उसको 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगर रिमाइंडर मेरा 1 आ जाए तो उस केस में आंसर मेरा हो जाएगा i। अगर रिमाइंडर मेरा क्या आ जाए, 2 आए, तो उस केस में आंसर आएगा मेरा माइनस का 1। और आखिरी में अगर रिमाइंडर मेरा 3 आ जाए तो उस केस में आंसर आएगा मेरा माइनस का i। तो जो भी पावर हमको दी हो उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 1 है आंसर, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर i है। वैसे रिमाइंडर 2 है अगर तो -1, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो माइनस का i आंसर है। अब देखना, मैंने 17 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 और रिमाइंडर 1 आने पे मैंने क्या बोला, रिमाइंडर 1 जब आएगा तो आंसर i होगा। तो यहाँ पे आंसर आया था i। वैसे ही अगर 243 है तो 243 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरा 3, तो रिमाइंडर 3 आया, तो रिमाइंडर 3 आने पर फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस का 1। एक क्वेश्चन है अपना i टू द पावर 63 प्लस i टू द पावर 77 प्लस 1 अपॉन i टू द पावर 91। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो i टू द पावर 63, तो 63 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ i टू द पावर 3 प्लस फिर i टू द पावर 77 यानी 72 डिवाइड होता है, फिर 76 होता है, तो i टू द पावर ये हो जाएगा 1। 77 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो वो आएगा अपना
1 रिमाइंडर, वैसे ही प्लस 1 अपॉन, और यहाँ पे भी i टू द पावर 91 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 91 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 ज़ा 8 का 1 और 11 और 4 3 ज़ा नहीं 4 3 ज़ा नहीं 4 2 ज़ा 8, तो 8 यानी 3 आया रिमाइंडर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i टू द पावर 3। तो अब सॉल्व करते हैं, i टू द पावर 3 यानी रिमाइंडर अगर 3 आता है तो उस केस में आंसर होता है अपना -1। वैसे रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर आएगा i, और 1 अपॉन रिमाइंडर 3 आया तो आंसर हो गया अपना माइनस का i। तो प्लस i माइनस i कैंसल। अब ये अपना आंसर ये हो गया 1 अपॉन माइनस का 1, पर ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो i होता है वो एक्चुअल में तो √/-1 होता है, और डिनोमिनेटर में रूट हम छोड़ते नहीं। तो हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है i से ऊपर नीचे। तो रैशनलाइज कर दे रहा हूँ, तो ये i हो गया ऊपर, और नीचे माइनस i इंटू आई स्क्वायर, ये हो गया मेरा i स्क्वायर। अब i स्क्वायर मेरे को मालूम है क्या होता है, -1 होता है, तो -1 और माइनस पहले से, तो वो प्लस हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो गया मेरा i। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नाउ ये मेरे को दिया है i टू द पावर 71 प्लस i टू द पावर 72 प्लस i टू द पावर 73 प्लस i टू द पावर 74। इसका आंसर मेरे को निकालना है। तो सेम काम यहाँ पे भी करना है, बस हमें डिवाइड करना है इसको 71 को 4 से, जो भी रिमाइंडर आया उसको लिख देना है। तो अगर मैं 70 को डिवाइड करूँगा, 71 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो 68 डिवाइड होता है, 68 डिवाइड होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो मैं इसको i टू द पावर 3 लिख दिया। वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 72 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो i टू द पावर रिमाइंडर 0 आएगा। वैसे 73 मेरा रिमाइंडर 1 देगा, और 74 मेरा रिमाइंडर 2 देगा। तो जब रिमाइंडर 3 आए तो उस केस में आंसर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3 पे -1 माइनस i। जब रिमाइंडर 0 आता है तो अपना 1, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो i, और रिमाइंडर 2 आता है तो माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो +1 -1 कैंसल, -i प्लस i कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया मेरा 0। वैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। क्या i टू द पावर 1003 प्लस i टू द पावर 1004 प्लस i टू द पावर 1005 प्लस i टू द पावर 1006, इसका आंसर क्या होगा। तो सेम काम हमको सिंपल वही काम करना है, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो भी आए उसको लिखते जाओ। तो अगर मैं 1003 को 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा रिमाइंडर मेरा 3, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर 2 आएगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना। तो एक चीज़ पता चल रही है क्या, कि i की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम, यहाँ पे 71, 72, 73, 74, यहाँ पे 1003, 1004, 1005, 1006, इन सब का सम हमेशा 0 आता है। तो याद रखना, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0, यानी किन्हीं भी 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम हमेशा 0 के बराबर होता है। नाउ अपना अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम देख रहे हैं कैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मान लो मेरे पास
दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और वो है a प्लस आई बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और वो है मेरा x प्लस आई वाई। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले मैं बात कर रहा हूँ इनके एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यार चौकी नहीं चल रही, एडिशन। तो अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को ऐड करना है आपस में, तो मेरे को एडिशन किस तरीके से करना है, तो जो भी रियल पार्ट होगा Z1 का उसको रियल पार्ट ऑफ Z2 से ऐड करना है। वैसे ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 ऐड होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 से। मतलब एडिशन हमें कैसे करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, a और इसमें x, तो a और x आपस में ऐड होंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होंगे, तो i बाहर ले लिया और b प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, Z1 है मेरा 2 प्लस 3i और Z2 है मेरा 4 प्लस i। तो ऐड करते हैं अपन Z1 प्लस Z2, तो Z1 प्लस Z2 आ जाएगा मेरा रियल को रियल से, तो 2 प्लस 4 6 और 3 प्लस 1 4i। तो आंसर हो गया मेरा 6 प्लस 4i। तो ये हो गया दो नंबर का एडिशन। सिमिलर काम हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन है अपना अगला। तो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन भी उस सेम तरीके से होता है, बस सेम चीज़, क्या रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो 2 माइनस 4, यहाँ पे 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2, और 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। Our next topic is multiplication. Now, अगर मेरे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सेम चीज़ हम करेंगे जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे किया जाता है उसी तरीके से करना है। a का इंटू इन दोनों में, फिर b का इंटू इन दोनों में, और फिर प्लस। तो ax प्लस a इंटू ये, तो हो जाएगा i इंटू ए वाई। फिर a का इंटू दोनों में हो गया। अब मैं i b का इंटू कर रहा हूँ, तो i b इंटू x, तो ये हो जाएगा i b x प्लस i इंटू आई स्क्वायर और b इंटू वाई बी वाई। तो ये हो गया आई स्क्वायर बी वाई। अब अभी मैंने बताया आई स्क्वायर क्या होता है मेरा, आई स्क्वायर मेरा -1 होता है। तो यहाँ पे मैं आई स्क्वायर की जगह -1 रख दूँ, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का बी वाई हो गया। और सिंपल, अब जिसमें भी आई नहीं है वो हमारा रियल पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट अलग कर देता हूँ। तो रियल पार्ट हो गया ax माइनस बी वाई प्लस आई कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ए वाई प्लस बी एक्स। तो ये हो गया हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 प्लस 2i और Z2 है मेरा 4 माइनस 2i। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे हम
दो इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 3 + 2i इंटू 4 - 2i, तो मल्टीप्लाई करें तो 3 4 = 12, फिर 3 - 3 2 = 6i, फिर 2i इंटू 4, तो 4 2 = 8i और 2i इंटू 2i, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 = 4 और i इंटू आई स्क्वायर क्या होता है मना अपना -1, तो -1 से ये प्लस हो जाएगा। अब हमको देखना है जिसमें भी i नहीं है वो हमारा रियल पार्ट, तो इनको आपस में जोड़ दें तो 12 और 4 16, और जिसमें i है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो 8i में से 6i गया तो प्लस का 2i बचा, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन देख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। तो अगर मेरे को Z1 को Z2 से डिवाइड करना है तो किस तरीके से डिवीजन करा जाता है वो देख लेते हैं। तो a + ib है मेरा Z1 और x + iy है मेरा Z2। तो हमें मालूम है क्या कि जो आयोटा होता है वो एक्चुअल में √/-1 होता है, और जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली कोई वैल्यू रहती है तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम काम होगा कि पहले रैशनलाइज किया जाएगा, तो x - iy से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। आपको आता ही होगा कि रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो a + ib का इंटू होगा x - iy से, और नीचे a + b a - b, तो a² यानी x² माइनस b यानी iy का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो सेम काम मल्टीप्लिकेशन जैसे होगा, मल्टीप्लाई अभी अपन ने करना सीखा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ax हो जाएगा, ये माइनस का iay हो जाएगा, फिर ib का इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा ibx और माइनस प्लस माइनस और i² और by। i² मैंने बताया क्या होता है, i² +1 होता है, -1 होता है, तो ये माइनस से प्लस हो गया, और नीचे बचा x² और i का स्क्वायर, फिर से -1 बाहर गया तो +1, तो ये हो जाएगा +y²। अब मेरे को क्या करना है, रियल पार्ट्स को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को। तो ax + by हो गया रियल पार्ट, और i बाहर ले लूँ अगर मैं, तो i बाहर ले लिया तो bx - ay, ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, और डिनोमिनेटर में ये, तो मैं रियल पार्ट के अपॉन में x² + y² ले रहा हूँ, और इमेजिनरी पार्ट के अपॉन में x² y²। तो ये हो गया हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न।